हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का 4th चैप्टर मानचित्र, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर जाकर देखें। हम लोगों ने चैप्टर 2 में ग्लोब के बारे में पढ़ा था। तब हमने इस बात को अच्छे से जाना था कि ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब में चीज़ों को ठीक उसी तरीके से दिखाने की कोशिश की जाती है जैसे वास्तव में हमारे अर्थ सरफेस यानी कि पृथ्वी पर वो मौजूद होता है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिलों, शहरों तथा गाँवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। तो यहाँ पे आप देख ले, मानचित्र किसको कहते हैं? मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। यहाँ पे मानचित्रों के प्रकार बताए गए हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है भौतिक मानचित्र की। तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे कि पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को हम भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि भौतिक मानचित्र किसको कहा जाता है। फिर आगे बात कर लेते हैं राजनीतिक मानचित्र की। तो पॉलिटिकल मैप राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों को जो रिप्रेजेंट करते हैं और विश्व के विभिन्न देश व राज्य तथा उसकी सीमाओं को यानी कि बॉर्डर्स जो होते हैं उसको जो दर्शाते हैं, इस तरीके के मानचित्र को हम राजनीतिक मानचित्र के नाम से जानते हैं। फिर आगे देखेंगे थीमेटिक मानचित्र। यहाँ पे हम जानेंगे थीमेटिक मानचित्र के बारे में। तो कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे जान लेते हैं हम दूरी के बारे में यानी कि डिस्टेंस के बारे में। तो मानचित्र एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के पन्ने में दर्शाता है। या हम यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो पाता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी में व्यक्त किया जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। ठीक है, तो ये समझ गए कि इसमें मानचित्र में दूरी को किस प्रकार से दर्शाया जाता है। आगे देख लेते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे कि महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। तो यहाँ पे अब ये जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये अपने नाम के एकदम अपोजिट है, क्योंकि जब हम बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे कि महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना चाहते हैं तब हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं, लेकिन जब हम एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे कि गांव या फिर शहर को कागज पर दिखाना चाहते हैं तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बात करेंगे हम। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं दिशा यानी कि डायरेक्शन के बारे में। दिशा के बारे में जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना वो ये है कि जब भी आप किसी मैप या फिर जब आप किसी रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो हमेशा आप देखते हो कि हमारे सामने जो भी होता है, हमारे स्टेट जो होता है वो नॉर्थ होता है। ठीक है, अब नॉर्थ के जो अपोजिट रहेगा जाहिर सी बात है साउथ रहेगी,
और फिर हमारे राइट साइड में यहाँ पे पूरब रहेगा यानी कि ईस्ट, और लेफ्ट साइड में हमारे पश्चिम यानी कि वेस्ट, पे दक्षिण पश्चिम और यहाँ पे दक्षिण पूर्व। तो ये समझ गए होंगे आप। आगे देख लेते हैं हम। यहाँ पे हमें प्रतीक के बारे में बताया गया है। तो यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे कि भवनों, सड़कों, पुलों एवं वृक्ष, रेल की पटरियों या फिर कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग कर दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप किसी भी क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं, फिर भी इन प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल करके आप उसको आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि प्रतीक जो होती है वो हर लैंग्वेज में एक ही होती है, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे कुछ प्रतीक दिखलाए गए हैं आपको, जो कि रेलवे लाइन के बारे में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो बड़ी लाइन के लिए ये प्रतीक चिन्ह यूज किया गया है, मीटर लाइन के लिए ये प्रतीक चिन्ह, और रेलवे स्टेशन के लिए ये प्रतीक चिन्ह। तो अगर ये किसी भी भाषा में रहेगा और अगर ये चित्र यही रहेगा तब तो हम समझ सकते हैं ना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको अब जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो हम उसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि प्रतीक चिन्ह सेम ही रहेगी हमारे लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुआं, तालाब, नहर और पुल को दर्शाने के लिए इस तरह के प्रतीक चिन्ह बनाए गए हैं। मंदिर के लिए इस तरीके का, गिरजाघर यानी कि चर्च के लिए इस तरीके का, मस्जिद के लिए इस तरीके का और छतरी के लिए इस तरीके का, ठीक है। तो प्रतीक चिन्हों के माध्यम से भाषा को न जानते हुए भी जो जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण है हम उसको जान सकते हैं। आगे देखेंगे हम। यहाँ पे बात की गई है रेखा चित्र के बारे में। तो रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार के कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र, मानचित्र कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पे यदि हम देखें तो आपका कोई फ्रेंड जो कि स्कूल से निकला और आपके घर आना चाहता है, लेकिन उसको आपके घर का रास्ता पता नहीं है। तो ऐसे में होता है ना कि हम उसको बोल देते हैं कि यहाँ से 200 मीटर चल लो और फिर लेफ़्ट ले लेना। लेफ़्ट लेने के बाद एक टेम्पल दिखेगी तुम्हें, वहाँ से 200 मीटर राइट ले लेना और फिर मेरे घर पहुँच जाओगे, जो कि 3 मंजिली इमारत है, ठीक। तो इस प्रकार के रेखाचित्र को रेखाचित्र मानचित्र के नाम से जाना जाता है। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात की गई है खाका के बारे में। तो एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखाचित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। अब इसके एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं। तो मानचित्र के जो 3 घटक हमें बताए गए हैं वो है दूरी, दिशा और प्रतीक, यानी कि डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा गया है कि प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से हैं। तो 4 प्रमुख दिशाओं यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया हमसे कि मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं। तो पैमाना स्तर पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात यानी कि रेशियो होता है। फिर 4 में पूछा गया हमसे कि ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों। तो जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों तथा शहर और गांवों के विषय में अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र ज़्यादा उपयोगी साबित होता है, क्योंकि इसकी सहायता से हम चीज़ों को विस्तृत ढंग से समझ पाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया हमसे कि मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर बताएं। मानचित्र जो है वो पृथ्वी की सतह पर या इसके एक भाग का
पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, जबकि खाका छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र है। बात करें अगर इसके दूसरे अंतर की, तो मानचित्रों से बहुत ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त हो सकती है, जबकि खाकों से हमें वे जानकारियाँ ही मिलती है जिन्हें हम कभी कभार जानना चाहते हैं। तीसरा बड़ा अंतर यह है कि मानचित्र में रूट प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, पर अगर बात करें हम खाकों के बारे में तो इसमें लंबाई एवं चौड़ाई का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। तो बड़े पैमाने वाला मानचित्र जो होता है वो विस्तृत जानकारी प्रदान करने में सक्षम होता है। फिर लास्ट क्वेश्चन है इसका कि प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं। तो किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार की विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों आदि को दिखाना संभव नहीं हो पाता, अतः इन्हें प्रतीक चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं और इन प्रतीकों के यूज से, इसके इस्तेमाल से हम मानचित्र को आसानी से खींच सकते हैं और इसके बारे में विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र है। फर्स्ट ऑप्शन है भौतिक मानचित्र, सेकंड थीमेटिक मानचित्र, थर्ड राजनीतिक मानचित्र। तो जो वृक्षों के वितरण को दिखाते हैं वो है आपका ऑप्शन ख यानी कि थीमेटिक मानचित्र। फिर सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है। क जलाशयों, ख पर्वतों, ग मैदानों। तो नीले रंग का यूज जो है वो जलाशयों को दिखाने में किया जाता है। ऑप्शन क हमारा सही होगा। फिर थर्ड है कि दिक् सूचक का प्रयोग किया जाता है। क प्रतीकों को दिखाने के लिए, ख मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, ग दूरी मापने के लिए। तो दिक् सूचकों का जो यूज किया जाता है वो मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ख हमारा सही होगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है इसका कि पैमाना आवश्यक क्यों है। फर्स्ट मानचित्र के लिए, सेकंड रेखा चित्र के लिए एंड ग प्रतीकों के लिए। करेक्ट होगा इसका ऑप्शन क मानचित्र के लिए। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है हमारा। आपको ये वीडियो कैसी लगी है लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा और शेयर भी जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।